अस्सलामुअलैकुम। मैं तलहा सलीम बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। चैप्टर 3 आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का सिंध बोर्ड विच इज़ दी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और उसमें आज हम बॉटनी का लेक्चर 1 कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 1 हम पढ़ेंगे और लेक्चर 1 में आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट इन प्लांट्स, यानी ये कि क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से प्लांट अपने आप को सपोर्ट कर रहा होता है डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या चीज़ होती है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये है कि आपकी बॉडी के अंदर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या ऐसी चेंजेस या क्या ऐसी कंडीशंस, क्या ऐसी अमल दरामद होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को महफूज रखता है या डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस पैदा करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको बुखार हो रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट चीज़ें डेवलप होंगी, डिफरेंट कंडीशंस, इम्यून सिस्टम जागेगा, ये सारी चीज़ें। तो वो सारी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसके अंदर सिर्फ आपकी एक बॉडी काम नहीं कर रही, बल्कि आपकी पूरी बॉडी है, कई सारे आपके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स एक साथ काम करना शुरू हो जाएंगे और इस तरह आपस में एक कोऑर्डिनेशन होगी और इसी तरह आपकी बॉडी फिर एक कंट्रोल में रहेगी और आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो भी कंट्रोल रहेंगी। तो आज का जो लेक्चर है वो है कंट्रोल थ्रू हार्मोन्स। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट के बारे में और उसके बाद हम बायोलॉजिकल क्लॉक और उसके साथ साथ हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले तो कंट्रोल थ्रू प्लांट हार्मोन। अच्छा, प्लांट का तो आपको पता होगा कि जिस तरह एनिमल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दिखाते हैं, उसी तरह प्लांट में भी बॉडी पार्ट्स उसके डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट अपने आप को स्टेबल रख रहा होता है। तो प्लांट में जो बेसिकली एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसे फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, यानी प्लांट्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, उनका काम क्या है कि ये प्लांट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से, कि भाई अब ये कंडीशन हो गई है तो हार्मोन्स के ज़रिए से प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस डेवलप होती हैं। तो इसकी एक एग्जांपल ये थी कि एक प्लांट को लिया गया था और उस प्लांट को, यानी ग्रोइंग प्लांट था, तो उसकी जो टिप ग्रो हो रही थी, उस ग्रोइंग टिप को उन्होंने क्या करा कि उसको थोड़ा दूर कर दिया लाइट से, और उसके बाद उन्होंने एक तरफ लाइट दी तो देखा उन्होंने कि वो जो टिप है वो लाइट की तरफ मूव करना शुरू हो गई, क्योंकि उसकी ग्रोथ में वो चाहिए होती है। अब पता ये चला कि वो ग्रो इस वजह से भी हो रही थी, एक तो ये कि फोटोनेस्टी भी है, यानी कि उसकी मूवमेंट भी है टुवर्ड्स द लाइट, और दूसरा ये कि वो जो लाइट की मूवमेंट होती है वो इस वजह से होती है ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक केमिकल है जो कि ग्रोइंग में मदद करवा रहा होता है, यानी हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ में मदद करवाता है। और ये सबसे पहले डिस्कवर, यानी जो सबसे पहले पढ़ा जिसने उन्हें, वो है एफ डब्ल्यू। उसके बाद चलते हैं कि प्लांट की मूवमेंट, यानी अब जिस एनिमल के हिसाब से मैं बात करूँ तो एनिमल में मुख्तलिफ मूवमेंट हो रही होती है, यानी हम नॉर्मली तौर पे मूव कर सकते हैं। आप देखिए, तो आप देख सकते हैं कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को मूव करता हुआ, लोकोमोट करता हुआ देख सकता है। लेकिन प्लांट के हिसाब से थोड़ी एक बात आ जाती है कि प्लांट किस तरह मूव कर रहे हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। एक तो ये प्लांट मूवमेंट में डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट आ जाती है, यानी ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। डायरेक्शनल भी आती हैं, जिसमें क्या होता है कि एक सिम्त की तरफ प्लांट मूव करता है या फिर उससे हट के मूव करता है, या फिर नॉन डायरेक्शनल आते हैं जिसमें डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होता। इसकी कुछ एग्जांपल आपको दोनों की मिला के दे देता हूँ। जैसे फोटोनेस्टिक था, लाइट की तरफ जा रहा है, जियोट्रॉपिज्म है, थिग्मोट्रॉपिज्म है। तो हमने सारी चीजें वो डिस्कस करी थी अपने पिछले चैप्टर में, विच वॉज चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट। और अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी आप जाके वो लेक्चर देखें और उस चैप्टर को समझें, ताकि आपको इस स्लाइड के बारे में मजीद आपको पता चल जाए। अब बात करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक और किरकाडियन किरकाडियन रिदम्स की। तो वो मूवमेंट प्लांट्स की जो कि वक्त के साथ साथ हो, वो कहलाती है बेसिकली बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी प्लांट अपनी चीजें एक खास वक्त में अदा कर रहा है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल रिदम्स क्या कहलाती है कि वो सारी बिहेवियरल एक्टिविटीज या कोई भी ऐसी चीज, प्लांट्स की या किसी की भी, जानवर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो कि एक रेगुलर इंटरवल यानी खास वक्त पर हो, यानी जैसे मैं बात कर रहा हूँ खास वक्त पे भूख लग रही है या कोई एक काम आप एक खास वक्त पे करें, डेली बेसिस पर कोई भी ऑर्गेनिज्म करे, तो वो कहलाती है बायोलॉजिकल रिदम्स। किरकार्डियम रिदम्स कहलाती हैं वही बायोलॉजिकल रिदम्स जो 24 आवर्स की फ्रीक्वेंसी पर हो, यानी हर 24 घंटे में हो, तो वो कहलाती है किरकार्डियन रिदम्स। उसकी एक एग्जांपल में है, जैसे बीन प्लांट की एक एग्जांपल है। बीन प्लांट क्या करता है कि वो अपनी स्लीप मूवमेंट करता है, यानी बेसिकली वही है कि लीफ फॉल कर देना और सही कर देना। तो इसमें उन्होंने ये देखा कि बीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो दिन के टाइम जैसे एक
मूवमेंट कर रहे हैं रात के टाइम, वो स्लीप मूवमेंट रात के टाइम, जैसे उनमें कोई एक खास रिस्पॉन्स आ रहा है। या इसकी मैं एक दूसरी एग्जांपल दे दें चलो कि सपोज करें कि एक इंसान के हिसाब से बात कर रहे हैं कि इंसान में आपको जैसे पता है कि हमारा अगर कोई भी आदमी होता है, कोई भी इंसान, तो उसका एक खास वक्त है सोने का और खाने का, सही। तो अब सोने का वक्त कैसे हो, जैसे रात का वक्त हो रहा है, रात में अब जैसे किसी इंसान की आदत है कि वो 12 बजे सोएगा, तो अब 12 बजे उसके सोने का जो ताल्लुक है, तो क्या वो अंधेरा हो जाता है, अंधेरे की वजह से क्या सो जाएगा। या फिर जानवरों की मैं बात करूँ, कुछ जानवर 8 बजे जैसे कि वो अब अपने घोंसलों में चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं, जो भी है। तो वो बेसिकली जो मूवमेंट कर रहे हैं, वो उनका ताल्लुक इससे डे एंड नाइट ड्यूरेशन पर नहीं है, बल्कि उनकी बॉडी में ये एक घड़ी सेट है, आप ऐसा कह लें, जिसको एंडोजीनस भी कहते हैं। तो ये जो घड़ी है, इंटरनल टाइम का मेजरमेंट सिस्टम, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी एक इंसान को लूँ जो कि 12 बजे जिसका टाइम फिक्स है सोने का, और मैं उसको एक ऐसे रूम में रख दूं जहाँ पे लाइट का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, यानी दिन की रोशनी या रात की रोशनी का वहां कुछ नहीं पता चलेगा, बस एक बल्ब जल रहा है। तो अब क्या होगा, आप देखें कि जैसे ही ठीक 12 बजेंगे या 12 सवा 12 ऐसी टाइम हो रहा होगा, तो उसको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो उससे ये पता चला, यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने बीन प्लांट्स पे भी किया था, कि उन्होंने देखा कि बीन प्लांट जो है वो अपनी स्लीप मूवमेंट शो कर रहा था विदाउट द एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी उन्हें ऐसे ऐसे जगह पर रख दिया था जहाँ एनवायरनमेंट का ताल्लुक नहीं था, यानी दिन और रात का। इसके बावजूद वो अपनी वही हरकत शो कर रहा था जो कि वो नॉर्मल दिन के हिसाब से कर रहा था। तो उससे ये पता चला कि ये जो मूवमेंट है, इनका ताल्लुक सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं, बल्कि एक आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक अंदर ही इंटरनल टाइम मेजरमेंट सिस्टम है, जिसकी वजह से वो अपनी जो भी हरकत हैं वो अंजाम दे रहा है। फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं कि कोई भी प्लांट का रिस्पॉन्स लाइट के हिसाब से वो फोटो पीरियोडिज्म है। यानी कि किसी ऑक्जेलिस की मैं बात करूं, ऑक्जेलिस जो फ्लावर्स हैं उसके, तो वो दिन को खुल रहे हैं, दिन को बंद हो रहे हैं, रात को खुल रहे हैं, या कि कुछ प्लांट्स में इसका ऑपोजिट होता है, तो वो सारी चीजें फोटो पीरियोडिज्म में आ जाती हैं। अब प्लांट जो है वो कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेस के हिसाब से भी अपनी कुछ इकदामात करता है, यानी कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस भी आती हैं, और कई सारी एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं जिससे वो बचने के लिए अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करता है। पहले बात करते हैं कि रिस्पॉन्स टू ड्राउट कंडीशंस, यानी अब खुश्क साली है, पानी की कमी है, या पौधा ऐसी जगह पाया जा रहा है जहाँ पे पानी की बेहद कमी है, जैसे जीरो फाइट्स हैं, वो ऐसे रेगिस्तान में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की मिकदार कम है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे ये, एक तो ये करेंगे कि इनकी रूट्स जो है वो डीप वर्टिकल यानी गहराई में चली जाएंगी, ताकि पानी एब्जॉर्ब हो सके, ट्रांसपिरेशन कम कर देंगे, ताकि ये पानी अपनी बॉडी में महफूज कर सकें। दूसरा ये कि अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब ऑक्सीजन कम है, तो उस कंडीशन में यानी ऐसी जगह मौजूद है जो वेट है, काफी इन्वायरमेंट वगैरह, इन्वायरमेंट या मार्शी है, तो उस कंडीशन के अंदर इनकी बॉडी में ऑक्सीजन के लिए स्पेशलाइज इनके पास पार्ट्स होते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ताकि ऑक्सीजन जो डेफिसिट हो रही है वो पूरी हो सके। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स टू सॉल्ट स्ट्रेस की। तो अगर अब प्लांट ऐसी जगह मौजूद है, यानी हेलोफाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मार्शी एरियाज में मौजूद है वो, यानी अब नमक इतना ज्यादा है कि उनकी बॉडी से पानी निकल जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, कुछ ये सॉल्ट अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं, ताकि ये वाटर एब्जॉर्ब करते रहें। और दूसरा, जब इनके पास सॉल्ट एक्सेस में आ जाता है, तो इनके पास क्या होता है कि इनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सेस सॉल्ट एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। अब बात करते हैं कि रिस्पॉन्स टू हीट स्ट्रेस की, यानी अब अम, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो ज़्यादा हीट कंडीशन के अंदर आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं या प्रोटीन्स होती हैं वो डीनेचर हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब प्लांट क्या करता है कि ऐसी कंडीशन में हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं, एचएसपी, जिनका मैंने आपको चैप्टर 1 में डिस्कस भी किया था, कि हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं, जो कि प्रोटीन को या एंजाइम को डीनेचर होने से बचा रही होती हैं, कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर भी हो जाएगा तो ये उस टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकते हैं। या फिर एक और चीज़ इसमें ये भी आती है कि हीट कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं। But due to transpiration, the loss of water, the chances of water loss is great. So is high. Therefore, क्या होता है कि उस कंडीशन में प्लांट ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं करते फिर, क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करेंगे तो बॉडी में उनकी जो एक्सेस वाटर है वो भी एवेपरेट हो जाएगा।
रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्ट्रेस की मैं बात करता चलूँ, तो अब कोल्ड स्ट्रेस यानी पहले तो बात हो गई टेम्परेचर ज़्यादा की। अब टेम्परेचर अगर कम हो जाता है, तो जब कम टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर कम की सूरत में आपको पता है कि कोल्ड कंडीशंस के अंदर यानी ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में आइस फॉर्मेशन हो जाती है। आइस फॉर्मेशन का मकसद ये है कि अब उसका जो साइटोप्लाज़्म है वो जमना शुरू हो जाएगा, तो सारी उसकी एक्टिविटीज़ ऑल्ट बंद हो जाएँगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्लांट्स अपनी लिपिड की कॉम्पोज़िशन चेंज कर लेते हैं और अपनी जो साइटोसोल है उसको सुपर कूल बना देते हैं। उसमें कुछ कुछ जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं उनकी अ, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं या ज़्यादा बनाते हैं। जैसे जैसे फ्रक्टोज़ की मैं बात करूँ तो फ्रक्टोज़ की बनाते हैं आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं साइटोप्लाज़्म में, जिसकी वज़ह से उनकी साइटोप्लाज़्म जो है वो सुपर कूल हो जाती है और वो जमने से रुक जाती है। अलबत्ता आइस क्रिस्टल्स फिर भी बन जाते हैं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता। अब रिस्पॉन्स हर्बीवोर के हिसाब से मैं बात करूँ, हर्बीवोर क्या है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज़्म, ऐसे एनिमल्स जो कि जो हर्ब्स होते हैं यानी कि प्लांट्स उनकी ग़िज़ा है, यानी वो पत्ते वग़ैरह खाते हैं, वो हर्बीवोर हैं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है प्लांट को ये खतरा है कि हर्बीवोर उसे खा जाएगा, तो उस कंडीशन में प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स थॉर्न्स डेवलप करते हैं। यानी आपने देखा होगा कुछ पौधों में काँटे होते हैं, तो उन काँटों की एक वजह तो ये होती है ट्रांसपिरेशन को कम कर रहे होते हैं, दूसरा ये कि वो हर्बीवोर से भी बचा रहे होते हैं और दूसरा ये कि टेस्टफुलनेस टेस्टलेस कह रहा हूँ, टेस्टलेस या फिर ये कि ऐसे टॉक्सिन केमिकल या टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं अपने अंदर, जिससे क्या होता है कोई हर्बीवोर अगर उनको खाता है तो जायका उसका अच्छा नहीं है, तो अगली बार क्या होगा, उसके दिमाग में एक बात फीड हो जाएगी कि इस पौधे का जायका अच्छा नहीं है, तो अगली बार उस पौधे को नहीं खाएगा। तो ये जो है ये बेसिकली उसका बिहेवियर जो चेंज है ये इस चैप्टर में ही डिस्कस है। लास्ट में हम ये ज़ूलॉजी पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो उसमें बिहेवियर्स हैं, सारे लर्निंग बिहेवियर्स वो हम सारे उसमें देखेंगे। अब बात करते हैं कि अब पैथोजेन से किस तरह बचाता है? अब पैथोजेंस क्या है कि पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाने के काबिल है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, इंसानों की बात करूँ मैं तो पैथोजेंस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आता है, तो सबसे पहले तो आपकी जो फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है वो क्या होती है? आपकी इम्यून सिस्टम होती है। इम्यून सिस्टम की फर्स्ट लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस की कंडीशन के अंदर आपकी जो एपिडर्मिस है उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अंदर नहीं आ सकते। फिर दूसरा क्या होता है कि दूसरा केमिकल्स होते हैं, उसके अलावा फिर आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो हमारी तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तक जाती है। लेकिन इन रिस्पॉन्स टू प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन कंडीशन टू प्लांट्स, तो उनमें सिर्फ 2 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है। पहली तो उनकी एपिडर्मिस आती है जो कि प्रोटेक्शन दे रही है और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे फाइटोएलेक्सिन्स होते हैं जो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उनकी लेयर को यानी उनकी एपिडर्मिस को क्रॉस करते हुए अंदर आ गया, तो ये फाइटोएलेक्सिन्स उसको किल करेंगे या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। इसके अलावा कुछ केमिकल भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि एक अलर्ट के तौर पे काम करते हैं कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन या फिर सम पैथोजन हैज़ इन्वेडेड। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से फिर इम्यून सिस्टम प्लांट्स का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी जनरेट होता है। प्लांट्स कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को उस पैथोजन से महफूज़ कर सकें। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस लेक्चर और द प्रीवियस लेक्चर, और यू कैन also ask about any chapter of biology, then you can ask me on WhatsApp community. The link is available on the description box, and please subscribe to our channel on YouTube um, and promote our channel. बाकी अगर आपको presentations या lectures वगैरह download करने हो तो you can download it from our website which is vtutions.com. All you need to do is just go in there and sign up, and you can follow us on different social platforms. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।